हेलो ट्वेल्थ क्लास। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए, तो बिना टाइम जाए किए मैं आपको सीधे सेशन पे ले चलता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जनांकिकी संक्रमण। एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इससे ट्वेल्थ क्लास के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये जनांकिकी संक्रमण क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, कहता है जनांकिकी संक्रमण जो है, यहाँ से आप देखेंगे टॉपिक कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के अवस्था के लिए किया जाता है। देखिए, पूर्वानुमान मतलब जनसंख्या, पहले यहाँ तक देखिए आप कि जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है तथा भविष्य की जनसंख्या, भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी उसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, तो अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यह सिद्धांत हमें क्या बताता है, इसके बारे में ये भी देखिए कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण है, जैसे कि समाज ग्रामीण, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या का उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होता है। इस बात को आप समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर दिया हूँ। कहता है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे अगर कोई समाज है, वो समाज फिलहाल जो है समाज ग्रामीण है और वो खेती गृहस्थी करता है, कृषि कार्य पे आधारित है और वहाँ का जो अधिकतर जनसंख्या है वो अशिक्षित है और वो अब अशिक्षित है, कृषि कार्य कर रहा है, समाज गांव है, उससे उन्नति करता है, करके वो क्या करता है, नगरीय जीवन में प्रवेश करता है। गांव जो है वो नगर चलता है, नगर बनता है और वहाँ पे खेतिहारी भूमि जो कृषि कार्य पे आधारित उसका जीवन है वो अब औद्योगिक हो रहा है। उसका जो स्थिति है अशिक्षित था, अब वो साक्षर होता जा रहा है, साक्षर बनता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या क्या होगा इस स्थिति में, खेतिहारी है, ग्रामीण है और अशिक्षित है, इस अवस्था से अगर वो नगरीय में जा रहा है, औद्योगिकरण में प्रवेश कर गया है, उद्योग धंधा लगा रहा है और वो साक्षर हो गए, तो इस स्थिति में वहाँ का जो जनसंख्या का जन्म दर होगा वो उच्च जन्म दर होगा और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से क्या होगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में आएगा। मतलब वो अब पढ़े लिखे हैं, कम बच्चे बर्न करेंगे और जब कम बच्चे बर्न करेंगे और नगर है, उद्योग धंधा होता है, साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ का मृत्यु दर भी कम होगा। ये बताता है आपको जनसंख्या संक्रमण। कहता है ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, ये परिवर्तन जो है अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसका जो मेन मोटिव है जो आपको एक डायग्राम के रूप में समझना है, तो देखिए डायग्राम इस तरह से दिया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, अब वो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, तो ये प्रक्रिया आपका जनांकिकी संक्रमण कहलाएंगे। देखिए आपको कहता है जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। जनांकिकी संक्रमण जो है वो 3 अवस्थाओं का जो होता है, 3 अवस्था के मॉडल को प्रस्तुत करता है। देखिए इसमें आपको 3 अवस्था दिया गया है। पहला अवस्था देखिए प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इन तीनों अवस्था में क्या होगा कि पहले जो निम्न है, फिर मिडिल में जाएंगे और फिर आपको सबसे अच्छी व्यवस्था में जाएंगे। तो देखिए प्रारंभ में क्या होगा, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होंगे, जनसंख्या अशिक्षित होंगे, असाक्षर होंगे और वहाँ पे कृषि कार्य ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए बीच वाले जब द्वितीय अवस्था में आएंगे तो वहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित हो रहे होंगे, हुए नहीं है पूरे, शिक्षित हो रहे होंगे
उसके बाद वो लोग कृषि कार्य से उभर के वो लोग व्यापार वाणिज्य पे ज़्यादा फोकस करेंगे और वहाँ की जो जनता है वो अब पढ़े लिखे होंगे और नगर में प्रवेश करेंगे। ये आपका द्वितीय अवस्था में जाएगा, पहला अवस्था, द्वितीय अवस्था। और फिर वो तीसरे अवस्था में जब जाएंगे तो नगर में प्रवेश कर जाएंगे, औद्योगिकीकरण में भाग ले लेंगे, औद्योगिक हो जाएंगे और वहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे और वहाँ की जनसंख्या पढ़े लिखे होंगे। समझ रहे हैं? अब इसका एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे देखिए बांग्लादेश क्या है, वर्षा वनों के आदिवासी, बांग्लादेश के जो वर्षा वनों के आदिवासी हैं वो आपको जनांकीय संक्रमण के आधार पे प्रथम स्टेज में रहा। इसी के बाद देखिए पेरू हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आपको अभी द्वितीय अवस्था में हो गया, जबकि कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब आपका तीसरे अवस्था में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको इसी बात को फिर से अच्छी तरह से बताया जा रहा है। कहता है कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता मतलब मृत्यु दर, प्रजनन मतलब जन्म दर। तो प्रथम अवस्था में क्या होगा, उच्च प्रजननशीलता होगा और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या होती है, क्योंकि ये लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। मतलब कि भूखमरी के कारण और भोजन नियमित रूप से अच्छे पौष्टिक तत्व वाले भोजन नहीं मिलने के कारण जो मृत्यु होंगे उसकी जो भरपाई करेंगे तो ये अधिक से अधिक बच्चे बर्न करके करेंगे। ये आपका प्रथम स्टेज में हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जनसंख्या जो वृद्धि होगा वो धीमी होगा क्योंकि बच्चे जन्म लेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। बूढ़े हैं वो अपनी पूरी आयु पूरा करने से पहले किसी कारणवश, महामारी के कारण, भोजन निश्चित नहीं मिलने के कारण या फिर पौष्टिक तत्व नहीं मिलने के कारण वो जल्दी स्वर्ग से धार जाएंगे या नरक से धार जाए, कहीं जाए लेकिन मर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये कहता है जनसंख्या वृद्धि धीमी होगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। अधिकांश लोग जो होते हैं वो खेती गृहस्थी करते हैं। देखिए जहाँ बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता है और यहाँ का जो परिवार होता है वो बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, जहाँ पे एक ही परिवार में कई लोग रहते हैं, 4-5 नहीं, कम से कम 15-20 लोग रहें, 10 लोग रहें, चाचा साथ में है, दादा साथ में है, अपना पापा साथ में है, तो 2-3 परिवार मिला करके एक संयुक्त परिवार बन जाता है। ऐसा होता है प्रथम स्टेज में। आगे देखिए, आगे कहता है आपका जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन का जो स्थिति होता है वो निम्न होता है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं पहले अवस्था में और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं, उद्योग धंधा वो नहीं के बराबर ही करते हैं। चलिए आगे कहता है 200 वर्ष पूर्व, अगर बात करें 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कृषि कार्य करते थे मूल रूप से और वो लोग जन्म दर मृत्यु दर अधिक रखते थे, अधिक लोग मरते थे तो अधिक बच्चे जन्म बर्न करते थे। अब इसी बात को द्वितीय अवस्था में समझे तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है, प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है। शुरुआती में अभी फर्स्ट स्टेज से निकल के द्वितीय स्टेज में गया है तो एकाएक तो परिवर्तन होगा नहीं। तो प्रारंभ में क्या होगा उसमें कि प्रजननशीलता जन्म दर ऊंची रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। समय के साथ क्या होता है, घटती चली जाती है, जन्म दर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जन्म दर धीरे धीरे क्या होता है, कम चला जाता है, घटता जाता है इस अवस्था में। और देखिए मृत्यु दर भी क्या होता है, धीरे धीरे मृत्यु दर भी उसका स्वास्थ्य के कारण और अच्छा भोजन धीरे धीरे उसको मिलने लगता है तो मृत्यु दर भी कम होने लगता है। देखिए स्वास्थ्य संबंधित दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग क्या होता है, उच्च होता है। अब देखिए तीसरा अवस्था क्या कहता है, अंतिम अवस्था जो आपका तीसरा स्टेज है जनसंख्या संक्रमण का, कहता अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, प्रजनन भी कम होता है और मृत्यु भी कम होता है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी
या धीरे धीरे बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाते हैं। जनसंख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय होते हैं और शिक्षित होते हैं, लोग वहाँ के पढ़े लिखे होते हैं तथा उनके पास तकनीकी ज्ञान होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? तकनीकी ज्ञान होते हैं, टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है और ये लोग अपने देश का विकास अच्छा करता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब परिवार छोटा छोटा होगा, एकल परिवार होगा और समृद्ध परिवार, सुखी परिवार होते हैं। ऐसा होता है तृतीय अवस्था में, तीसरी अवस्था में। आगे देखिए, कहता है इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति निम्न अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। देखिए, मनुष्य जाति जो है अपनी प्रजननशीलता को खुद नियंत्रित कर सकता है, ये बात इसमें कहता है। कहता है वर्तमान में विभिन्न देश जनांगीकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। देखिए, सभी देश एक जैसे नहीं है, सभी देश अपनी जनांगीकी संक्रमणीयता के अनुसार अलग अलग अवस्था में हैं। स्वाभाविक है, सब देश एक साथ बराबर तरक्की तो नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, कुछ देश होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में सीखता है, देखता है और कुछ अनुसरण भी करते हैं। कहता आगे देखिए, कहता जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आप अभी देखिए, भारत जो है आपका जनसंख्या के आधार पे पहला देश है, विश्व का पहला देश है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। कहता जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए। देखिए, कहता परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन जो आज आप अपने गांव में ऑपरेशन कराते देखेंगे, टैबलेट खाते देखेंगे, सुई लगाते हुए देखेंगे, जो विशेष तौर आज औरत ही करा रही है, लेकिन मर्द को भी कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कहता परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। स्वाभाविक है, अगर एक औरत 4 से 5 बच्चा बॉर्न करती है तो स्वाभाविक है उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहता, वो बिल्कुल कई बीमारियों से लड़ने लगती है और उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से नहीं, औरत को मशीन, बच्चा जन्म देने वाला फैक्ट्री नहीं समझना है, बिल्कुल उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जो परिवार नियोजन उसके लिए ज़रूरी है। कहता है प्रचार गर्भ निरोधक, प्रचार जो है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। आगे देखिए, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय। कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जैसे गर्भ निरोधक है, दवाई आता है, उसके बाद आप देखिए कॉन्डम होता है जो यूज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है, जो जनसंख्या नियंत्रण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये बात भी यहाँ पे है, आपको बिल्कुल लिखा हुआ, जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आगे देखिए, आगे कहता है एक व्यक्ति थे थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत, जिसको प्रकाशित किया गया था 1798 में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। स्वाभाविक है, आज देखिए भोजन आप जितना उपजाते हैं उससे कहीं अधिक जनसंख्या आप उपजा देते हैं। स्वाभाविक है, कोरोना टाइम में तो काफ़ी जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। और अचानक अकाल आ जाए, जैसे कि अभी कोरोना नया है, तो कोरोना का तो बड़ा बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जनसंख्या अचानक जनसंख्या में गिरावट आती है। अकाल हो जाए, किसी तरह की बीमारी आ जाए, सूखा पड़ जाए, अत्यधिक बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो किसी प्राकृतिक आपदा से या किसी अन्य कारण से जनसंख्या में अचानक गिरावट आती है। तो इसको भी आप समझें, ये भी आपके लिए बेहतर टॉपिक है। चलिए आगे आपका अभ्यास है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको अभ्यास करवाएंगे। ये एक चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जनसंख्या के बारे में जो था। अब आपको अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर करवाया जाएगा, तो बिल्कुल मेरे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर का भी वीडियो आपको अब नेक्स्ट डे ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।